नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र के बारे में। बात करेंगे राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र। दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो के अंदर हमने ये जानने का प्रयास किया था कि राजनीतिक विचारधारा होती क्या है, विचारधारा का जन्म कैसे होता है, और उन सभी को जानकर हम इस पड़ाव पे अब पहुंचे हैं कि अब इस राजनीतिक विचारधारा के अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, यानी ये राजनीतिक विचारधारा है वो बनी किन किन क्षेत्रों से है, यानी राजनीतिक विचारधारा का जो अध्ययन है वो किन किन चीजों को अपने आप में समाये हुए रहता है। सबसे पहले बात करते हैं, वो है पहला बिंदु हमारे सामने दोस्तों आएगा, वो है राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन। राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र के बारे में सबसे पहले अगर अपन जानकारी करते हैं, या सबसे पहले हमें जो चीज सोचनी होती है कि जो राजनीतिक विचारधारा बनी है उसमें सबसे पहला जो बिंदु आएगा वो आपके सामने आएगा राज्य का। किसका आएगा? राज्य का। यानी जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसमें राज्य सबसे बड़ा जो है फैक्टर है। क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। अब इसके अंदर अपन को सबसे पहले यह जानकारी करनी पड़ेगी कि जो राज्य है बना कहां से है। तो सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति, यानी राज्य कहां से उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, यानी जो राज्य है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, इसके संदर्भ में कई प्रकार के जो है विद्वानों के मत है, जिसमें जो है कई लोग इसको देवीय उत्पत्ति का कहते हैं, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी देवताओं ने राज्य की उत्पत्ति करी है। उस समय ये कहा जाता था कि जो राजा होता है वो देवताओं का या जो है भगवान का एक अवतार है, और भगवान ने एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करके जो है लोगों के सामने प्रस्तुत की है। यानी लोगों की रक्षा के लिए या लोगों की व्यवस्था निर्माण के लिए जो है देवताओं ने, या जो एक अमूर्त शक्ति है, उसने राज्य का निर्माण किया। कई लोग इसको अलग अलग सिद्धांतों के नाम से भी जानते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि सामाजिक समझौते का निर्माण है, सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण हुआ है। सामाजिक समझौता का मतलब है व्यक्ति और राज्य। अब राज्य के अंदर कर्ता धर्ता राजा, तो राजा और प्रजा का जो संबंध है, किस प्रकार से जो है प्रजा मिलकर एक संगठन बनाती है, संगठन बना के एक व्यक्ति को अपने ऊपर राजा का दर्जा देती है, तो वो है आपके सामाजिक समझौता सिद्धांत। कई अलग अलग विचारकों का मानना है कि जो है शक्ति इसका मूल तत्व है। शक्ति के आधार पर कोई व्यक्ति शक्तिशाली था, या जो मत्स्य न्याय की स्थिति थी उसमें कोई व्यक्ति शक्तिशाली था, उस व्यक्ति ने जो है बहुत सारे लोगों को अपने अधीन करके जो है एक व्यवस्था का निर्माण कर दिया। तो राज्य का उत्पत्ति, अब राज्य की उत्पत्ति हो गई। अब दोस्तों आगे अपन बात करते हैं, तो उत्पत्ति के बाद में जो दूसरा बिंदु अपने पास आता है राज्य के संदर्भ में, वो आता है कि उत्पत्ति हो गई, तो अब जो है स्वरूप कैसा होगा, राज्य का स्वरूप। स्वरूप से तात्पर्य दोस्तों ये होता है कि जो राज्य है वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा। व्यवहार का मतलब जो है व्यवस्थाएं किस प्रकार की होगी, लोकतांत्रिक होगा, राजतंत्रात्मक होगा, तानाशाही होगी। स्वरूप कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा या राजतांत्रिक होगा या तानाशाही होगी या कोई अन्य प्रकार होगा। यानी जो है राज्य है उसका जो स्रोत है वो क्या होगा, जनता होगी तो लोकतंत्र होगा, जो है वंशानुगत होगा तो आपके राजतांत्रिक रहेगी, और जिन लोगों ने शक्ति इकट्ठा करके एक शक्ति के पुंज को अपने हाथ में इकट्ठा करके पूरी व्यवस्थाएं अपने अधीन कर ली, वो तानाशाही आते हैं।
राज्य का स्वरूप, फिर इसमें सरकार का भी स्वरूप सम्मिलित होता है, और राज्य कितना चला है, राज्य कितना आगे बढ़ा है, तो उसका विकास ये भी शामिल होगा। यानी कोई राजनीतिक व्यवस्था कितनी विकसित हुई है, ये सारी चीजें आपके राज्य के अध्ययन के रूप में आती है। अब दूसरा जो बिंदु हमारे सामने दोस्तों आएगा वो है, पहला तो अपने यहां हो गया राज्य का अध्ययन, दूसरा बिंदु हमारे सामने आएगा वो है राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में, वो है व्यक्ति के राजनीतिक जीवन या पहलू का अध्ययन। यानी जो व्यक्ति होता है वो राज्य के बाद में दूसरा जो राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र में जो नाम आता है वो आता है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के बिना राजनीतिक व्यवस्था का जो है निर्माण नहीं हो पाता। राज्य और व्यक्ति दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो व्यक्ति का जो राजनीतिक जीवन होता है, जो राजनीतिक उसका पहलू होता है, क्योंकि आज के संदर्भ में अगर दोस्तों अपन विचार करें, अगर अपन सोचें, तो हमारे सामने एक चीज जो है विशेष तौर से आती है कि हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण वो राजनीति से प्रभावित तो होता है। यानी हमारा पूरा जो जीवन है वो राजनीतिक होता है। यानी जो राजनीतिक, क्योंकि हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रभावित करती है। तो व्यक्ति का जो जीवन है संपूर्ण, उसका पूरा अध्ययन है वो राजनीतिक विचारधाराओं के अंदर आएगा। क्योंकि हर चीज, हर व्यवस्था, हर प्रकार की जो चाहे वो संविधान हो, सरकार हो, प्रशासन हो, सभी सारी चीजें, उस सरकार के निर्णय, वो सारी चीजें वो आपके व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। तो दूसरा बिंदु दोस्तों हमारे सामने आ गया वो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन या पहलू का अध्ययन। तो दूसरा जो क्षेत्र हमारे सामने आया वो आया व्यक्ति के राजनीतिक जीवन या पहलू का अध्ययन। तीसरा दोस्तों हमारे सामने आता है वो आता है व्यक्ति और राज्य का संबंध। व्यक्ति और राज्य का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति, इसको अपन आधुनिक नागरिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नागरिक और किसके साथ जुड़ा हुआ है? राज्य के साथ। तो इनके आपस में संबंध कैसे? इन संबंधों की तुलना में अगर राजनीतिक जीवन का अपन अध्ययन करें, जो राजनीतिक विकास हुआ उसका अध्ययन करें, तो दो चीजें अपने सामने आती है। वो एक आती है कि एक जो बात मानने वाला है वो राज्य को साधन मानता है, व्यक्ति को साध्य। यानी ये जो एक विचारधारा पनपी इसके अंदर व्यक्ति और राज्यों के संबंध में, वो ये थी कि राज्य को एक साधन माना गया है और व्यक्ति को साध्य माना गया। यानी सारी व्यवस्थाएं राज्य किसके लिए करेगा? व्यक्ति के लिए करेगा। जैसे मान लो आधुनिक अपन बात करें राज्यों की, तो उसके अंदर लोगों का कल्याण करना मुख्य कार्य होता है। क्या कार्य होता है? लोगों का कल्याण करना। तो केंद्र में कौन है? लोग। व्यवस्था केंद्र में नहीं है, लोग केंद्र में है, व्यक्ति केंद्र में है। तो एक तो ये विचारधारा मानने वाली थी, इसको अपन जो है अलग अलग नाम से भी, जैसे उपयोगितावादी है, उपयोगितावादी, व्यक्तिवादी विचारधारा, ये भी कह सकते हैं व्यक्तिवादी। यानी ये जितनी भी विचारधाराएं बनी है, ये सारी विचारधाराएं व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती। यानी राज्य को यंत्र के रूप में इस्तेमाल करके राज्य का जो मुख्य पर्पज होगा वो व्यक्ति का क्या करना होगा? व्यक्ति का जो है भला करना, या व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाना, या उसके जीवन को समृद्ध बनाना होता है। इसी के अंदर एक दूसरी जो विचारधारा दोस्तों वो है राज्य साध्य, व्यक्ति साधन। ये आपके आदर्शवादियों का विचार है दोस्तों। किसका है? आदर्शवादी या फांसीवादी कह सकते हैं आप, फांसीवादी, इनका भी यही विचार है। यानी जो है आदर्शवाद क्या कहता है? वो यही कहता है कि सारी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो जो राज्य में निहित कर दी जाए, क्योंकि एक राज्य का आदर्श व्यवस्था
है, आदर्श व्यवस्था। तो राज्य को क्या मान लिया है? साध्य मान लिया। पहले इसमें किसको माना गया था? साध्य, व्यक्ति को। यहां किसको मान लिया गया है? राज्य को। और व्यक्ति को क्या माना? साधन। यानी व्यक्ति सारी जो प्रक्रियाएं करेगा किसके लिए करेगा? राज्य करेगा, क्योंकि राज्य सर्वोच्च, राज्य सर्वोच्च। तो ये दो प्रकार के जो संबंध होते हैं उसमें विचारधाराएं बनती है। इसमें आदर्शवाद, फासीवाद, ये सारी व्यवस्थाएं, और इसके अंदर आपके जो है उपयोगितावादी है, व्यक्तिवादी है, जिसमें जो नए प्रकार के जो सामाजिक प्रतिमान स्थापित हुए वो सारी चीजें इसमें शामिल होगी। अब दोस्तों दो चीजें अपने सामने आ गई है, तीन, कि पहला जो राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र है उसके अंदर पहले जो क्षेत्र है, पहला जो बिंदु है हमारे सामने वो आता है कि राज्य का अध्ययन किया जाएगा इसमें। दूसरे के अंदर आपके व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का या पहलू का अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है व्यक्ति और राज्य का जो आपसी संबंध है, इसका भी अध्ययन राजनीतिक विचारधारा के अंदर होता है। अब दोस्तों अगला जो बिंदु आता है अपने सामने वो है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। दोस्तों राजनीतिक विचारधारा, क्योंकि नाम भी इसका राजनीतिक विचारधारा, तो उसके राजनीति से संबंधित विचार ही आएंगे। तो इसके अंदर कई प्रकार की ऐसी विचारधाराएं जिन्होंने जो विचार जन्मे और आगे जाके विचारधाराएं बनी। जैसे बात करते हैं आदर्शवाद, सबसे पहले आदर्शवाद, फिर बाद में व्यवहारवाद, फिर व्यक्तिवाद, समाजवाद, फिर जो है अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर आप देखोगे तो सत्ता, स्वतंत्रता, ये सब विचार है। कर्तव्य, समानता, तो ये सारे जो विचार है एक राजनीतिक विचारधारा के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये विचारधाराओं की ही उप विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं की ही उप विचारधाराएं हैं। तो ये राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन भी राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो चार बिंदु दोस्तों अपने सामने आ गए हैं। पांचवा बिंदु है राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन यानी राजनीतिक परिवर्तन का तात्पर्य दोस्तों उस व्यवस्था से है जिसमें कोई व्यवस्था पहले बनी, लंबे समय तक चली, उसमें कुछ कमियां आई, उस कमियों को दूर करने के लिए राजनीतिक विचारकों ने अलग विचार दिए और ये आगे जाके एक नई व्यवस्था का जो है रूप ले लेते। जैसे पहले आदर्शवाद था, प्लेटो, ये सारी आदर्श व्यवस्था स्थापित करने में लगे थे, अरस्तु वगैरह। उसके बाद जो विचारधारा है मैकियावेली वगैरह, उन्होंने उस चीज को बदल के रख दिया, आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का परिवर्तन जो है प्रवर्तन किया। तो राजनीतिक विचारधाराओं का जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन भी राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र के अंदर ही सम्मिलित किया जाता है। कई प्रकार की जो नई राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ है, नई प्रकार की व्यवस्थाएं बनी है, वो सभी राजनीतिक परिवर्तन के अंदर ही सम्मिलित आती है। जैसे आदर्शवाद, आदर्शवाद से बाद में व्यक्तिवादी, फिर लोकतांत्रिकवादी, ऐसे करके बहुत सारी ऐसे दोस्तों असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जो राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वो भी राजनीतिक जो है विचारधारा का क्षेत्र होते हैं। अगला बिंदु दोस्तों हमारे सामने आएगा वो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। संबंधों का अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना ये चीज। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध, ये आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध में आता है। अब इसमें एक देश भी होता है, बहुत सारे देश भी सम्मिलित हो सकते हैं, बहुत सारे यूनियन भी सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं नवीन बनी हुई है। एक देश दूसरे देश का कैसा व्यवहार करता है, अब जब व्यवहार करेगा तो वो तीन चार चीजों का ध्यान रखेगा। पहले तो अपना राष्ट्रीय हित की बात करेगा, अपने खुद की, फिर बाद में अपने जो है राष्ट्रवाद की बात करेगा, क्योंकि अपने नेशन को आगे बढ़ाना प्रत्येक राज्य का ये जो है कर्तव्य होता है, ठीक है। फिर वो इन सबको तोल मोल करके दूसरी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा। तो विदेशिक संबंध होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं,
अब इसमें जरूरी नहीं एक देश का, बहुत सारे देशों का आपस में होता है, बहुत सारे यूनियनों का आपस में होता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये भी जो है पूरे विश्व को प्रभावित करता है। तो ये चीजें भी इसमें शामिल, तो इन सभी का अध्ययन, राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए उनका, चाहे कि राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे अन्य प्रकार के संबंध हो, चाहे वैदेशिक संबंध हो दो देशों के बीच के या अन्य देशों के बीच में, सारे आपके जो है राजनीतिक विचारधारा के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे, क्योंकि वो उसी के क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये 6 बिंदु अपने सामने आ गए। हाँ, तो अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आएगा नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों का विकास। नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन। दोस्तों वर्तमान समय वैज्ञानिक युग है, तकनीक का युग है, तो कई प्रकार की नई प्रकार की व्यवस्थाएं जन्म ली राजनीति के संदर्भ में। विशेष तौर से दोस्तों ध्यान रखना, देखो मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण देता हूं। एक है, शब्द आता है राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, तो ये जो दो नए हैं। अब इसके बाद में आपके जो आगे जो व्यवस्था आएगी, जिसमें एक है राजनीतिक व्यवस्था, क्या नाम आएगा, व्यवस्था। इसके अलावा भी और भी कई ऐसे जो शब्द है, जैसे अभिजन नेतृत्व, अभिजन नेतृत्व, और भी कई प्रकार के, जैसे आपके धर्मनिरपेक्षता, ये सारे नए शब्द हैं। निरपेक्षता के अलावा जो है नीति निर्माण, इसके अलावा और भी अभी राजनीतिक जो है विकास के फलस्वरूप जो नई नई व्यवस्थाएं बनी है, वो सारी आपके राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र के अंदर ही सम्मिलित होती है। इसमें सत्ता, औचित्यपूर्णता, बहुत सारे विचार दोस्तों इसमें सम्मिलित होते हैं। सत्ता, औचित्यपूर्णता, आपके बल, प्रभाव, सत्ता, औचित्यपूर्णता, वैधता, बल, प्रभाव, यानी बहुत सारे राजनीतिक परिदृश्य में नए नए जो है विचारों का जन्म हुआ है, जो राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र में अपने आप में जो है जुड़े हुए। अब इसमें अपन अभिजन एक नया है, नेतृत्व बिल्कुल नया है, क्योंकि आजकल जो विश्व परिदृश्य में हम देखे हैं, बहुत सारे देशों के अंदर जो नेतृत्व होता है, जो वहां का जो मुखिया होता है, वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था का जो है केंद्र बिंदु होता है और वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। ठीक है। उसके अलावा आपकी राजनीतिक संस्कृति, यानी लंबे समय तक राजनीतिक व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उन व्यवस्थाओं का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा और व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी चीजें उसमें सम्मिलित है। उसी का परिणाम राजनीतिक समाजीकरण के रूप में सामने आया है कि जो है राजनीति है वो व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है, समाज को कैसे प्रभावित करती है, और समाज है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, और कौन से ऐसे मूल्य है, कौन से ऐसे तथ्य है, कौन से ऐसे जो है गूढ़ रहस्य है, जिसके कारण जो है व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ता है और राजनीतिक व्यवस्थाएं व्यक्ति के लिए लंबे समय से काम कर रही है, चली आ रही। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, वो आपके राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक जो विचारधारा उसके क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होती है। इतने जो 7-8 अपने बिंदु पड़े हैं, वो सारे राजनीतिक जो है विचारधारा के क्षेत्र के अंदर सम्मिलित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।